नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शासन व्यवस्थाओं की। मतलब कि आखिर ये देश चलाए कैसे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। और हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो अलग अलग तरह की सरकारों पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद है इन व्यवस्थाओं को, आप कह सकते हैं, इनकी नब्ज पकड़ना, खास तौर पर लोकतंत्र की, और ये समझना कि ये हमारे लिए इतनी अहम क्यों है। सही बात है। शुरुआत एक दिलचस्प विचार से करते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। हाँ बिल्कुल, कौटिल्य। उन्होंने शासक के, मतलब राजा के, 3 जरूरी कर्तव्य बताए थे। रक्षा, बाहरी खतरों से बचाव। हाँ बिल्कुल। फिर पालन, मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखना। हम्म। और तीसरा योगक्षेम, योगक्षेम, इसका मतलब? यानी जनता का कल्याण, उनकी भलाई सुनिश्चित करना। अच्छा, रक्षा, पालन और योगक्षेम। हाँ, ये एक अच्छी कसौटी है ना सरकारों की भूमिका को समझने के लिए। आज भी ये कितना प्रासंगिक है। बिल्कुल, ये सदियों पुरानी बातें हैं पर आज भी उतनी ही जरूरी हैं। अगर आप देखें तो आज की सरकार के काम भी इन्हीं के आसपास घूमते हैं। जैसे सुरक्षा देना, कानून बनाना, उन्हें लागू करना, दूसरे देशों से रिश्ते, अर्थव्यवस्था संभालना और हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो जरूरी सेवाएं हैं। मूल रूप से देखें तो सरकार की 3 खास शक्तियां होती हैं। विधायी, मतलब जो कानून बनाती है, लेजिस्लेटिव। हाँ। फिर कार्यकारी, जो उन्हें लागू करती है, एग्जीक्यूटिव। और न्यायिक, जुडिशरी, जो ये देखती है कि न्याय हो, नियमों का पालन हो। ठीक है, तो ये तो हो गई सरकार की मोटी मोटी रूपरेखा। अब लोकतंत्र पे आते हैं। हाँ, डेमोक्रेसी, लोगों का शासन। हमारे श्रोतों में एक स्कूल का बड़ा सरल सा उदाहरण दिया है। हाँ, वो छात्र समिति वाला। वही कि समिति बनानी है तो 3 तरीके हो सकते हैं। या तो सारे छात्र ही सदस्य बन जाएं, जो शायद प्रैक्टिकल ना हो। हाँ, या फिर हेड टीचर चुन लें कि कौन होगा समिति में। या तीसरा तरीका कि छात्र वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनें। और यही तीसरा तरीका लोकतांत्रिक है। बिल्कुल। और आज दुनिया में ज्यादातर यही प्रातिनिधिक लोकतंत्र ही चलता है। मतलब लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो फिर उनकी तरफ से फैसले लेते हैं। और ये चुनाव ही नियमित होते हैं। हाँ बिल्कुल, नियमित अंतराल पर। जैसे भारत में हर 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हर 4 साल में। अच्छा, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी होता है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हाँ होता है। जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्सों में आज भी है, जहाँ लोग कुछ मामलों में सीधे वोट करके कानून बनाते हैं। पर ये बड़े देशों में चलाना बहुत मुश्किल है। इतने सारे लोग, इतने सारे मुद्दे। समझ गया। अच्छा, लोकतंत्र के कुछ बुनियादी सिद्धांत भी तो होंगे। बिल्कुल है। सबसे जरूरी है समानता। समानता? हाँ, मतलब कानून के सामने सब बराबर, किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको आगे बढ़ने के मौके मिले। ठीक है। और स्वतंत्रता, फ्रीडम। हाँ, अपनी बात कहने की, अपने विचार रखने की आजादी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और फिर प्रातिनिधिक भागीदारी, यानी वोट देने का अधिकार। हाँ, ये दिलचस्प है कि भारत ने तो 1950 में ही संविधान लागू होते ही सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार दे दिया था। हाँ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जबकि स्विट्जरलैंड जैसे विकसित देश में भी महिलाओं को वोटिंग राइट्स 1971 में जाकर मिले, काफी देर से। हाँ, ये अंतर देखने लायक है। इसके अलावा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और एक स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी लोकतंत्र की जान है। सही कहा। और यही मुझे अब्राहम लिंकन की वो मशहूर बात याद आ रही है, लोगों की, लोगों द्वारा, लोगों के लिए सरकार। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये लोकतंत्र का सार है एक तरह से। अच्छा, ये जो प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, इसके भी प्रकार होते हैं, है ना? हाँ, मुख्य रूप से 2। एक है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे भारत या यूके में है। इसमें क्या होता है? इसमें जो सरकार होती है, मतलब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, वो संसद यानी विधायिका से ही चुने जाते हैं और वो संसद के प्रति ही जवाबदेह होते हैं। अच्छा, मतलब कार्यपालिका और विधायिका जुड़े हुए हैं। हाँ, और दूसरा है अध्यक्षीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जैसे अमेरिका में। वहाँ क्या अलग है? वहाँ राष्ट्रपति, जो सरकार का मुखिया होता है, वो विधायिका कांग्रेस से अलग चुना जाता है और उसकी सरकार विधायिका से अलग काम करती है। शक्तियों का बंटवारा ज्यादा साफ होता है शायद। दोनों के अपने फायदे नुकसान होंगे। बिल्कुल। इस पर बहस होती रहती है कि कौन सी प्रणाली ज्यादा जवाबदेही तय करती है। अच्छा, ये तो हुई लोकतंत्र की बात, पर दुनिया में और भी तो व्यवस्थाएं रही हैं और हैं भी। हाँ बिल्कुल, इतिहास में देखें तो राजतंत्र, मोनार्की सबसे आम रहा है। हमारे स्रोत भारत के इतिहास से कुछ उदाहरण देते हैं।
जैसे महाजनपद काल के कुछ गणराज्य थे। हाँ, जहाँ शायद पूरी तरह राजतंत्र नहीं था। फिर चोल साम्राज्य का जिक्र है, जहाँ उत्तर में रूढ़ शिलालेख मिले हैं। उनमें स्थानीय सभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया बताई गई है। अच्छा, ये तो काफी पहले की बात है। हाँ, और महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देते हैं। उसका निचोड़ भी यही था, प्रजा का कल्याण, निष्पक्ष कानून। मतलब राजा का धर्म प्रजा की सेवा है। हाँ, एक कहानी भी है राजा चंद्रपीड़ और मोची की, जो यही दिखाती है कि राजा को भी धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। तो आज के जमाने में राजतंत्र कैसा है? आज दो तरह के मिलते हैं। एक तो पूर्ण राजतंत्र, एब्सोल्यूट मोनार्की, जैसे सऊदी अरब, वहां राजा या शासक के पास ही सारी शक्तियां होती हैं। ठीक है। और दूसरा है संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जैसे यूके या जापान। यहाँ क्या होता है? यहाँ राजा या रानी होते तो हैं, पर वो सिर्फ नाम के प्रमुख होते हैं। असली ताकत चुनी हुई सरकार, मतलब प्रधानमंत्री और संसद के पास होती है। अच्छा, तो ये एक तरह से लोकतंत्र के साथ मिला हुआ राजतंत्र है, कह सकते हैं। राजतंत्र भी वक्त के साथ बदला है। ठीक है, और कौन सी व्यवस्थाएं हैं? एक है धर्मतंत्र, यानी थियोक्रेसी, मतलब धर्म का शासन। हाँ, जहां धार्मिक कानून और धार्मिक नेता ही शासन चलाते हैं। स्रोत ईरान, अफगानिस्तान और वेटिकन सिटी का जिक्र करते हैं। ईरान का मामला थोड़ा मिला जुला सा है शायद, वहां चुनाव भी होते हैं। हाँ, वहां धार्मिक और लोकतांत्रिक दोनों तरह के तत्व देखने को मिलते हैं। ये एक अनोखा मिश्रण है। और फिर एक बिल्कुल अलग तरह की व्यवस्था, तानाशाही। हाँ, डिक्टेटरशिप, जहां एक व्यक्ति या एक छोटा सा गुट बिना किसी संवैधानिक रोक टोक के अक्सर जोर जबरदस्ती से शासन करता है। इसके तो इतिहास में बहुत भयानक उदाहरण हैं। बिल्कुल। स्रोत हिटलर का जिक्र करते हैं जर्मनी में, दूसरा विश्व युद्ध, यहूदियों का नरसंहार, और ईदी अमीन का युगांडा में। हाँ, और आजकल के दौर का उदाहरण उत्तर कोरिया है। वहां शेन नाम के एक व्यक्ति की कहानी का जिक्र है स्रोत में। अच्छा, क्या बताती है वो कहानी? वो बताती है कि तानाशाही में जिंदगी कितनी नियंत्रित होती है। आपको क्या पहनना है, बाल कैसे रखने हैं, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, सब पर सरकार की नजर और नियम। अभिव्यक्ति की आजादी तो भूल ही जाइए। बिल्कुल। इंटरनेट तक सीमित है, हर वक्त निगरानी का डर, अनिवार्य सैन्य सेवा, जीवन पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में। ये तो बहुत ही डरावना है। अच्छा, एक और प्रकार का भी जिक्र है, ओलिगार्की, ये क्या है? यानी कुलीन तंत्र, जहां सत्ता कुछ गिने चुने शक्तिशाली या अमीर या प्रभावशाली लोगों के समूह के हाथ में होती है। अच्छा, मतलब कुछ खास लोगों का राज। हाँ, प्राचीन ग्रीस में इसके उदाहरण मिलते हैं, पर स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि आज के कुछ लोकतंत्रों में भी इसके लक्षण दिख सकते हैं। कैसे? जहां कुछ बड़े नेता और अमीर व्यापारी मिलकर नीतियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करने लगते हैं, जहां पैसा और पहुंच सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं एक तरह से। ये सोचने वाली बात है। तो हमने कई तरह की व्यवस्थाएं देखी, लोकतंत्र, राजतंत्र, धर्मतंत्र, तानाशाही, कुलीन तंत्र। हाँ, तो इन सब की तुलना में लोकतंत्र में ऐसी क्या खास बात है? स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत यही बताते हैं कि लोकतंत्र कुछ मामलों में बाकी व्यवस्थाओं से बेहतर नजर आता है। जैसे मताधिकार, यानी वोट देने का हक ज्यादा लोगों को होता है। समानता का सिद्धांत है, कम से कम कागज पर तो है। हाँ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शक्तियों का बंटवारा है ताकि कोई एक हिस्सा बहुत ज्यादा ताकतवर न हो जाए। और सरकार की जवाबदेही, वो लोगों के प्रति जिम्मेदार है। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र लोगों को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का मौका देता है। आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, इसकी आजादी है। हाँ, जब तक आप दूसरों के अधिकारों को नुकसान न पहुंचाएं। सही। और सरकार क्योंकि लोगों द्वारा चुनी जाती है तो वो उनके प्रति जवाबदेह होती है। और अगर सरकार ठीक से काम ना करे तो लोग अगले चुनाव में उसे बदल सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है शायद। बिल्कुल। तो हमारे स्रोत यही नतीजा निकालते हैं कि लोकतंत्र अपनी इन खूबियों की वजह से ही दुनिया में इतना लोकप्रिय है। ये कई तरह की आजादियां देता है। हाँ, पर क्या ये एकदम परफेक्ट है? कोई समस्या नहीं है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। स्रोत साफ तौर पर आगाह भी करते हैं, लोकतंत्र में भी अपनी चुनौतियां हैं। जैसे भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या हो सकती है, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता, मतलब अमीर और गरीब के बीच का फासला। कभी कभी ऐसा लगता है कि संस्थाओं पर कुछ खास लोगों का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, और कई बार न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठते हैं। हाँ, ये सब वास्तविक चिंताएं हैं।
तो लोकतंत्र अच्छा है पर वो समस्याओं से मुक्त नहीं है। तो फिर अंत में एक सवाल मन में आता है, अगर लोकतंत्र वाकई लोगों का तंत्र है जैसा कि हम कहते हैं, हाँ, तो फिर इन चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी किसकी है? और लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उनको बनाए रखने के लिए नागरिकों को, समाज को क्या करना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। शायद इसी सोच के साथ हम आज की बात खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।